दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे पंचायत दिवस पर पीएम मोदी के संबोधन की, अखिलेश यादव के योगी सरकार से सवाल की, जानेंगे कि अपनों ने ही क्यों बढ़ाई नीतीश की मुसीबत और सिंधिया की क्यों अधूरी रह गई पुरानी हसरत, और आखिर में बात लाखों लोगों के रोजगार पर आई परेशानी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रमजान को देखते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, अजान पर नहीं कोई पाबंदी, लेकिन मस्जिदों में नमाज के लिए न हो इकट्ठा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी घरों में ही इबादत करने की अपील। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश के लिए बड़ा बयान, कहा खाद्यान्न स्टॉक कर रहे हैं नीतीश, चुनाव से पहले बांटेंगे। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर राशन कार्ड धारकों का नाम न भेजने की उठाई थी बात। तमाम सख्ती के बीच योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, नोएडा में जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए लॉन्च हुआ नोएडा मोबाइल ऐप। पूर्णबंदी के दौरान नहीं होगी अब कोई परेशानी। देश में लागू पूर्णबंदी खत्म होने के बाद ट्रेन चलाने के लिए रेलवे ने तैयार किया नया प्लान, सिर्फ ग्रीन जोन में चलाई जाएंगी स्लीपर ट्रेनें, यात्रियों को करना होगा ज्यादा किराए का भुगतान। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में आई गिरावट, सेंसेक्स 534 अंकों की गिरावट के साथ 31,327 अंक पर और निफ्टी 159 अंकों की गिरावट के साथ 9,154 अंक पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश पर आई स्वास्थ्य मुसीबत से निजात पाने के लिए लगातार चर्चाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठकें कर रहे हैं और इसी बीच आज पीएम मोदी ने सभी ग्राम पंचायतों के प्रमुखों को संबोधित किया। दरअसल आज पंचायती राज दिवस है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री ने मौजूदा परेशानी का मुकाबला करने के लिए गाँव वालों की जमकर तारीफ की, तो साथ ही नए ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप की शुरुआत भी की। तो आज अपने संबोधन में क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। आज पंचायती राज दिवस है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी ग्राम पंचायतों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए नजर आए। पंचायती राज दिवस के मौके पर ही पीएम मोदी ने आज नए ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप की शुरुआत की। इस पोर्टल के जरिए ग्राम पंचायत की समस्या, उनसे जुड़ी जानकारी एक जगह पर मौजूद रहेगी। यहाँ अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य परेशानी से हमें सबक मिला है कि अब आत्मनिर्भर होना काफी जरूरी है। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसी मुसीबत को झेल पाना मुश्किल है। आज बदली हुई परिस्थिति ने हमें आत्मनिर्भर बनना याद दिलाया है। इनमें ग्राम पंचायतों का मजबूत रोल है, इससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा। पीएम ने कहा कि पंचायती राज दिवस गांव तक स्वराज पहुंचाने का अवसर होता है। मौजूदा दौर के बीच उसकी जरूरत बढ़ गई है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि इस समस्या के बीच गांव वालों ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। गांव वालों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि 2 गज दूरी का संदेश दिया, जिसने कमाल कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य मुसीबत ने सभी के काम करने के तरीके को बदल दिया है। अब हम आमने सामने होकर बातें नहीं कर पा रहे हैं। 5-6 साल पहले देश की सिर्फ 100 पंचायत ब्रॉडबैंड से जुड़ी थी, लेकिन आज 1.25 लाख पंचायतों तक ये सुविधा पहुंच गई है। ग्राम पंचायतों के प्रमुखों से पीएम मोदी ने ये भी कहा कि अब गांव की मैपिंग ड्रोन के जरिए की जाएगी। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना का भी शुभ आरंभ किया। तो पीएम मोदी के इसी संबोधन पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, आज पंचायत राज दिवस के मौके पर एक बार फिर पीएम मोदी ने गांव की मजबूती की बात की, ग्रामीणों के काम की सराहना भी की। लेकिन राजीव जी, यहाँ सवाल ये है कि गांव के जो लोग पूर्णबंदी के चलते शहरों में फंसे हुए हैं, सरकार उन पर कब गौर करेगी? जी प्रिया, ये एक अहम सवाल है। मोदी जी ने आज पंचायती राज दिवस के मौके पर देश भर के सरपंचों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। गांवों को मजबूत करने के लिए डिजिटलीकरण की बात की, लेकिन गांव के लोग कैसे मजबूत होंगे? जो अपने गांव को छोड़कर शहर आ गए थे, अब उनका क्या होगा? इस बारे में मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। गांवों की खराब हालत की वजह से ही अधिकतर ग्रामीणों ने शहर का रुख किया था। खेती किसानी से कमाई न होने की वजह से और कुटीर उद्योगों के बंद होने के कारण अधिकतर लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आ गए थे। लेकिन अब जब लॉकडाउन में सब कुछ तबाह हो चुका है और अधिकतर लोग वापस अपने गांवों को लौट रहे हैं, तब वहां इनका क्या हश्र होगा? वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? ये बड़ा सवाल है। सरकार की योजनाएं ग्रामीण जीवन को मजबूत करने और जीवन स्तर को ऊपर लाने के लिए होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस की सरकार, आपको याद होगा कि मनरेगा लेकर आई थी, उसमें कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है, लेकिन वो भी अधिकतर जगहों पर कागजों पर ही सिमट कर रह गया है। सरकार को
ग्रामीण स्तर पर कई तरह की पहल करनी होगी। वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, फिर से छोटे और कुटीर उद्योगों को प्रमोट करना होगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मोदी जी न तो शहरों में फंसे प्रवासियों की बात करते हैं और न ही ग्रामीण जीवन के उत्थान को लेकर कोई रोड मैप बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मुसीबत से प्रभावित लोगों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। समस्या से निपटने के लिए योगी सरकार तमाम कोशिशें भी कर रही है। पूर्णबंदी का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिसे लेकर विपक्ष योगी सरकार को आईना दिखा रहा है। जी हाँ, अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसे ही तीखे सवाल सूबे के मुखिया से पूछे हैं। देश के स्वास्थ्य हालात बेहतर करने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार के पास तालाबंदी के अलावा फिलहाल कोई नया विकल्प नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस तालाबंदी ने जिन लोगों से रोजगार छीन लिया, जिन लोगों के पास खाना नहीं है, जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उनकी परेशानी में और भी इजाफा कर दिया है, जिसे लेकर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को तो घेर ही रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी विपक्ष के तल्ख तेवर झेलने को मजबूर है। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौजूदा हालात को देखते हुए योगी सरकार पर सवालों की बौछार की है। अखिलेश ने ट्वीट किया, सरकार से उत्तर मांगते कुछ प्रश्न। अन्य राज्यों से आए लोगों के ट्रीटमेंट की क्या व्यवस्था है? मनरेगा में काम न मिलने पर क्या जवाब है? राशन के न मिलने, कम या खराब मिलने का कारण? बिना राशन कार्ड वालों के लिए क्या व्यवस्था? गन्ने की खेती करने वाले अन्नदाताओं के लंबित भुगतान? अधिकांश गेहूं खरीद केंद्र पर लगे ताले। अब देश और उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे सवाल तो उठने लाजमी है, लेकिन इसका जवाब सरकार देती है या नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब विपक्ष की तरफ से कोई सवाल राज्य सरकार से पूछा गया हो, लेकिन सरकार अपने कामों को गिनाकर इन सवालों से हर बार पल्ला झाड़ती ही नजर आई है। अब जहां मौजूदा हालात को लेकर उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल योगी सरकार को तमाम सवालों के जरिए घेर रहे हैं, तो वहीं बिहार में तो अपने ही सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं। जी हां, सूबे की सत्ताधारी जेडीयू की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने अब गरीबों को राशन नहीं मिलने को लेकर नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। बिहार में जब पिछले साल के आखिर में नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आरजेडी के खिलाफ पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू की थी, तो वहीं उनकी सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी उनको ही तेवर दिखा रही थी। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने तो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग भी रख दी थी, साथ ही अलग से घोषणा पत्र लाने की बात से नीतीश की नींद भी उड़ा दी थी। अब मौजूदा हालात के मद्देनजर भले ही चुनाव का कोई अता पता न हो, लेकिन सूबे में एलजेपी के तेवर अभी भी देखने लायक है। जी हाँ, दरअसल आर्थिक गतिविधियों के ठप होने से देश की रफ्तार रुक चुकी है। इस बीच सरकार गरीबों को राशन देकर कुछ राहत देने का काम कर रही है। बिहार में बहुत बड़ी आबादी है जिसका नाम राशन कार्ड से अब तक नहीं जुड़ पाया है। यही वजह है कि एनडीए के घटक दलों में से एक एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा, जिनका नाम राशन कार्ड लिस्ट में नहीं है वो काफी दिक्कत में हैं। बिहार में लगभग 14.5 लाख लोगों को इससे जोड़ा जाना है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक लाभार्थियों की सूची केंद्र को नहीं दी है, जिससे उन्हें राशन का लाभ नहीं मिल रहा है। मुझे विश्वास है जल्द नीतीश कुमार जी इस पर कदम उठाएंगे। चिराग पासवान ने ये भी कहा कि पूर्णबंदी में केंद्र सरकार ने तमाम प्रदेशों से बचे हुए लगभग 39 लाख राशन कार्ड धारकों की सूची जल्द भेजने को कहा है, जिसमें बड़ी संख्या लगभग 14.5 लाख बिहार के लाभार्थियों की है। केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों के बाद भी बिहार सरकार ने अभी तक सूची नहीं भेजी है, यानी अब तक विरोधियों के तल्ख तेवर सहने वाले सुशासन बाबू अब अपनों के सवालों से जूझ रहे हैं। ऐसे में देखना है कि इन हालात से नीतीश कुमार कैसे निपट पाते हैं। यानी पहले सिर्फ तेजस्वी नीतीश पर बरस रहे थे, तो वहीं अब अपनों के तेवर भी नीतीश सरकार के लिए परेशानी खड़ी करते नजर आ रहे हैं। वैसे परेशानी तो इस वक्त केंद्र सरकार के लिए उसका खाली खजाना भी है, जिसे भरने के लिए मोदी सरकार नए नए फैसले ले रही है। और अब जब सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर रोक लगाने का फैसला किया, तो विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए।
देश के सामने विपदा खड़ी है और सरकार के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसे हालात बन गए हैं। पूर्णबंदी हटाते हैं तो स्वास्थ्य परेशानियां बढ़ने का डर है और अगर नहीं हटाते तो अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लिहाजा सरकार ने अब अपना खाली खजाना भरने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को डीए का भुगतान न करने का फैसला किया है, जिस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ऐतराज है। राहुल गांधी ने सरकार को सुझाव देने के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कटौती को अमानवीय फैसला बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लाखों करोड़ की बुलेट परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने के बजाय मौजूदा मुसीबत से जूझकर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता काटना सरकार का असंवेदनशील और अमानवीय निर्णय है। इससे पहले कांग्रेस ने सांसद निधि को 2 साल के लिए निरस्त करने को लेकर भी आपत्ति जताई थी। जाहिर है कि अगर मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद आर्थिक नीतियों को लेकर कुछ ठोस रणनीति बनाई होती तो आज सरकार का खजाना खाली नहीं होता। इससे पहले भी सरकार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद और मंत्रियों की सैलरी में 30% की कटौती कर चुकी है। 14 मार्च को सरकार ने डीजल पेट्रोल पर भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी और अब खबर है कि सरकार फिर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है, जबकि वैश्विक बाजार में तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार के पास अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का कोई दूसरा प्लान मौजूद नहीं है, क्योंकि हालात तो अभी और भी ज्यादा खराब होने के आसार बन रहे हैं। अब डीए को लेकर राहुल गांधी के सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है और न ही वो इसके जवाब देना चाहती है। वहीं सवाल तो इस वक्त कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया के सपनों को लेकर भी उठ रहे हैं, जो पहले कमलनाथ सरकार में भी पूरे नहीं हुए और अब शिवराज सरकार में भी अधूरे नजर आ रहे हैं। तो सिंधिया का कौन सा ख्वाब है जो रह गया है अधूरा, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की सत्ता से विदाई की पटकथा लिखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 करीबियों को भले ही शिवराज मंत्रिमंडल में जगह मिल गई हो, लेकिन सिंधिया की हसरत न पहले कमलनाथ सरकार में पूरी हुई और न ही अब शिवराज पूरी करते नजर आ रही हैं। दरअसल सिंधिया 2018 में अपने चहेते तुलसीराम सिलावट को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन कमलनाथ सरकार में उनके अरमान पूरे नहीं हो सके थे। शिवराज सरकार में सिंधिया जरूर अपनी इस उम्मीद को परवान चढ़ते देखना चाह रहे होंगे, लेकिन यहाँ भी उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। इसके अलावा जिन 2 समर्थकों को मंत्री बनाया गया है, उन्हें विभागों के बंटवारे में कमलनाथ सरकार के मुकाबले कमतर विभाग मिले हैं। सिलावट को जल संसाधन मंत्रालय दिया गया है, जबकि कमलनाथ सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे और मौजूदा मुसीबत के वक्त ये मंत्रालय काफी अहम हो गया है, लेकिन पुराने अनुभव के बावजूद उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दी गई। वहीं सिंधिया के दूसरे भरोसेमंद गोविंद सिंह राजपूत को कोऑपरेटिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था, जबकि राजपूत कमलनाथ सरकार में राजस्व और परिवहन जैसा भारी भरकम मंत्रालय देख रहे थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा को कैबिनेट में दूसरे नंबर का दर्जा मिला है। उन्हें गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है, जबकि इससे पहले वो शिवराज की पिछली कैबिनेट में जल संसाधन, संसदीय कार्य और जनसंपर्क जैसे विभाग संभाल रहे थे। हालांकि सिंधिया के लिए अभी उम्मीद बाकी है, क्योंकि फिलहाल मंत्रालयों की जिम्मेदारी मौजूदा हालात के मद्देनजर दी गई है। एक बार ये मुसीबत टलेगी तो फिर कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि सिंधिया की अधूरी हसरत मौजूदा मुसीबत टलने के बाद पूरी हो पाती है या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात लाखों लोगों के रोजगार पर आई मुसीबत की। पूर्णबंदी के चलते रेल, बस के साथ साथ हवाई सेवाओं पर भी ब्रेक लगा हुआ है, जिसकी वजह से एविएशन सेक्टर को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। आशंका जताई जा रही है कि पूर्णबंदी हटने के बाद एविएशन सेक्टर में लाखों लोगों का रोजगार मुश्किल में फंस सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। पूर्णबंदी से जहां एक तरफ देश मौजूदा मुसीबत का डटकर सामना कर रहा है, वहीं उद्योग धंधों के लिए ये बंदी जी का जंजाल बन गई है। कई सेक्टर्स में तो लोगों के रोजगार पर काले बादल मंडरा रहे हैं। एविएशन सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी IATA की माने तो एविएशन सेक्टर और उससे जुड़े उद्योगों में काम करने वाले करीब 29 लाख लोगों की नौकरियां मुश्किल में हैं। भारत में मौजूदा हालात के चलते एविएशन सेक्टर और उससे जुड़े उद्योगों में 29,32,900 नौकरियों पर काले बादल मंडरा रहे हैं। भारतीय बाजार से परिचालन करने वाली एविएशन कंपनियों के राजस्व में 85,000 करोड़ रुपए से अधिक का असर होगा और 2019 की तुलना में यात्री आय में कमी होगी।
आपको बता दें कि IATA करीब 290 एविएशन कंपनियों का ग्रुप है, जिसमें विस्तारा, इंडिगो और स्पाइस जेट समेत कई कंपनियां शामिल हैं। दरअसल 3 मई तक भारत में हवाई सेवाओं पर ब्रेक लगा हुआ है और 3 मई के तुरंत बाद सेवाएं शुरू होने की संभावना भी दिख रही है। देखना दिलचस्प होगा कि एविएशन सेक्टर और मौजूदा मुसीबत से निपटने के लिए मोदी सरकार क्या कदम उठाती है।